एक ऐसे छोटे से क्षेत्र की कल्पना कीजिए जहां धरती पर मौजूद 3 अरब लोगों के लिए हर पत्थर पवित्र है। ईसाई, मुसलमान और यहूदी इस जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ उनके पैगंबर दफन है और उनके धर्मों के सबसे पवित्र स्थल स्थित हैं। पिछले 100 वर्षों में यहाँ 5 बड़े युद्ध, 2 जन विद्रोह और हजारों झड़पें हुई हैं, जिनमें लाखों लोगों की जान गई है। अभी तक कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकला है और हर साल स्थिति और भी बिगड़ती और जटिल होती जा रही है। ये पूरा विवाद असल में एक ही शहर को लेकर है, जहां 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में इतने सारे पवित्र स्थल केंद्रित हैं कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। यहूदियों के लिए पश्चिमी दीवार उनके प्राचीन मंदिर का अंतिम अवशेष है। मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद वह स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद स्वर्ग में गए थे। ईसाइयों के लिए पवित्र समाधि का गिरजाघर वो स्थान है जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और दफनाया गया। प्रत्येक धर्म यरूशलेम को अपनी शाश्वत राजधानी मानता है। इस शहर पर किसका अधिकार है, ये सवाल इतना संवेदनशील है कि जब अमेरिका ने इसे इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी तो दुनिया भर में दंगे भड़क उठे। 400 वर्षों तक ये भूमि ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा थी, जहां मुस्लिम और ईसाई अरब रहते थे, जबकि यहूदियों की संख्या 10% से भी कम थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और तुरंत इसे यहूदियों और अरबों दोनों को देने का वादा किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने भूमि को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का निर्णय लिया। यहूदियों ने सहमति जताई और तुरंत स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जबकि अरबों ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी आधी भूमि क्यों छोड़नी चाहिए। इजराइल द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के अगले ही दिन 5 अरब सेनाओं ने नए राज्य को नष्ट करने के लिए उस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। युद्ध 1 वर्ष तक चला और अरबों की पूर्ण पराजय के साथ समाप्त हुआ। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 56% के बजाय 78% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से भाग गए या उन्हें निष्कासित कर दिया गया। सैकड़ों गांवों को जमींदोज कर दिया गया या यहूदियों द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया। फिलिस्तीनी इसे नकबा कहते हैं, जिसका अर्थ है तबाही, क्योंकि एक ही वर्ष में उन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने घर दोनों खो दिए और शरणार्थियों का राष्ट्र बन गए। जून 1967 में इजराइल ने 6 दिनों के भीतर 3 अरब सेनाओं को परास्त कर अपने क्षेत्र से 3 गुना अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सिनाई प्रायद्वीप, गोलान हाइट्स, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, साथ ही इसके सभी पवित्र स्थल इजरायली नियंत्रण में आ गए। पूरा ऐतिहासिक फिलिस्तीन अब इजराइल के हाथों में था, जिससे फिलिस्तीनियों के पास शरणार्थी और कब्जे वाली आबादी के अलावा कुछ नहीं बचा था। संयुक्त राष्ट्र ने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापसी की मांग की, लेकिन लगभग 60 साल बीत गए और इजराइल अभी भी वहां से नहीं हटा है। वर्तमान में 5 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, जिनमें से कई परिवारों की चौथी पीढ़ी शरणार्थी शिविरों में ही जन्म ले चुकी है। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में वे तंग परिस्थितियों में रहते हैं। उनके पास पर्याप्त आवास नहीं है, काम नहीं है और वे पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हैं। उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है, वे अपने घर नहीं लौट सकते और यहाँ तक कि अपने मेजबान देशों में भी वे हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। इजराइल शरणार्थियों की वापसी का कड़ा विरोध करता है, क्योंकि 5 मिलियन अरबों के आने से देश की जनसंख्या संरचना बदल जाएगी और यहूदी अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। 1960 के दशक में फिलिस्तीनियों ने यासर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का गठन किया और सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। उन्होंने विमानों का अपहरण किया, बसों में विस्फोट किए और दुनिया भर में आतंकवादी हमले किए, ताकि किसी भी कीमत पर अपने उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित कर सके। दिसंबर 1987 में प्रथम इंतिफादा शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सशस्त्र सैनिकों पर पत्थर फेंके। यह विद्रोह 6 साल तक चला, जिसमें 1000 फिलिस्तीनी और 160 इजरायली मारे गए। लेकिन इसी विद्रोह ने दुनिया को यह एहसास दिलाया कि इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। 1993 में एक अकल्पनीय घटना घटी। कट्टर दुश्मन रबिन और अराफात ने पूरी दुनिया के सामने व्हाइट हाउस के लॉन में हाथ मिलाया। समझौतों के तहत इजराइल ने कुछ क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुला ली, फिलिस्तीनियों को स्वायत्तता मिली और भविष्य में एक स्वतंत्र राज्य का वादा किया गया। कई वर्षों तक शांति संभव प्रतीत हुई। अराफात एक नायक बनकर लौटे, फिलिस्तीनी पुलिस बल और सरकार का गठन हुआ और लोगों को भविष्य पर भरोसा होने लगा। लेकिन 1995 में एक यहूदी कट्टरपंथी ने प्रधानमंत्री रबिन की हत्या कर दी। दूसरे इंतिफादा का बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमलों के साथ शुभारंभ हुआ और सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। आतंकवादी हमलों की लहर के बाद इजराइल ने 8 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, जिसने फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अलग थलग टुकड़ों में बांट दिया।
700 किलोमीटर लंबी ये दीवार सीमा के समानांतर नहीं बल्कि फिलिस्तीनी भूमि के भीतर गहराई तक फैली हुई है, जिससे लोग अपने खेतों, नौकरियों और रिश्तेदारों से कट गए हैं। साथ ही इजराइल कब्जे वाली जमीनों पर बस्तियां बना रहा है। लगभग 7 लाख इजरायली अब वहां स्विमिंग पूल और पार्कों वाली विशेष बस्तियों में रहते हैं। ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं, लेकिन हर साल नए घर बनते जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र का विभाजन हो रहा है और एक एकीकृत फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण असंभव हो रहा है। गाजा सेंट पीटर्सबर्ग के आकार का एक छोटा सा भूभाग है, जो मात्र 360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 20 लाख लोगों का घर है। यह पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाला स्थान है, जो चारों ओर से दीवार और नौसैनिक नाकाबंदी से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ से निकलना लगभग असंभव है। 2007 में हमास द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद इजराइल और मिस्र ने सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया और हर ट्रक की निगरानी शुरू कर दी। बिजली दिन में केवल 4 घंटे ही उपलब्ध रहती है, पीने का पानी दुर्लभ है, रोजगार के अवसर नहीं है और आधी से अधिक आबादी बच्चे हैं जिन्होंने कभी शांति नहीं देखी है। हमास एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को नकारता है और सशस्त्र संघर्ष का आह्वान करता है। उन्होंने पूरे गाजा पट्टी के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी हैं, जिनमें से कुछ 30 मीटर गहरी हैं और कंक्रीट की दीवारों के साथ बिजली की सुविधा भी उपलब्ध है। ये आतंकवादियों के लिए पूरा भूमिगत शहर है, जहां वे घूमते हैं, हथियार जमा करते हैं, तस्करी करते हैं और हवाई हमलों से बचाव करते हैं। यह एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग प्रणाली है। जब इजराइल सुरंगों और रॉकेट डिपो को नष्ट करने के लिए गाजा पर बमबारी करता है, तो हर बार सैकड़ों नागरिक मारे जाते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। वेस्ट बैंक में 3 मिलियन फिलिस्तीनी एबी और सी क्षेत्रों में विभाजित भूमि में रहते हैं, जहां नियंत्रण का स्तर अलग अलग है। फिलिस्तीनियों का अपनी जमीन के केवल 18% हिस्से पर ही नियंत्रण है। शेष भाग इजरायली शासन के अधीन है, जहां हर जगह सैन्य चौकियां और सुरक्षा चौकियां मौजूद हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए फिलिस्तीनियों को चौकियों पर कतार में लगना पड़ता है, जहां सैनिक बिना किसी कारण बताए उन्हें वापस भेज सकते हैं या घंटों तक हिरासत में रख सकते हैं। अधिकांश क्षेत्र में फिलिस्तीनियों के लिए भवन निर्माण परमिट प्राप्त करना लगभग असंभव है। बिना अनुमति के बनाए गए उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। पिछले 20 वर्षों में 2000 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चे और 150 इजरायली बच्चे मारे गए हैं और एक पूरी पीढ़ी युद्ध और नफरत के माहौल में पली बढ़ी है। गाजा में बच्चों ने नाकाबंदी, गोलाबारी और सैन्य अभियानों के अलावा कोई और जीवन नहीं देखा है। उनमें से आधे से अधिक गंभीर आघातजन्य तनाव से पीड़ित हैं। कई बच्चों ने अपने माता पिता, भाई बहनों को मरते देखा है, अपने घर ढहते देखे हैं और मलबे के नीचे लोगों को चीखते हुए देखा है। यही उनका सामान्य बचपन है। सीमा के पास के शहरों में इजरायली बच्चे भी सायरन की आवाजों से घिरे माहौल में बड़े होते हैं। रॉकेट गिरने पर बम आश्रयों में भागते हैं और तेज आवाजों और पटाखों से डरते हैं। अरब देश, जिन्होंने हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ भाईचारे की शपथ ली है, उन्होंने लंबे समय से इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है और अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर केंद्रित कर लिया है। मिस्र ने गाजा के साथ अपनी सीमा को उतनी ही सख्ती से बंद रखा है जितना कि इजराइल ने जॉर्डन ने लाखों शरणार्थियों को स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें नागरिकता या अधिकार देने से इनकार कर दिया है। हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए हैं, जो प्रभावी रूप से आर्थिक लाभ और प्रौद्योगिकी के लिए फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात है। अधिकांश अरब सरकारों के लिए फिलिस्तीनी मुद्दा अब प्राथमिकता नहीं है। वे व्यापार और विकास चाहते हैं कि किसी और की जमीन पर युद्ध। विश्व के कुल देशों में से 3/4 यानी 146 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। हालांकि प्रमुख पश्चिमी शक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, अभी भी इजराइल के साथ बातचीत की आवश्यकता का हवाला देते हुए फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार करती हैं। 2012 से फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही कोई वास्तविक शक्ति मिलती है। विडंबना यह है कि राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्षेत्र खंडित है, सीमाएं अपरिभाषित हैं और संप्रभुता का कोई अस्तित्व नहीं है। पिछले 75 वर्षों में दर्जनों शांति योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। 2 राज्य, एक राज्य, एक परिसंघ, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई। 2 राज्य समाधान अभी भी संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रुख है, लेकिन इजरायली बस्तियों ने क्षेत्र को इस कदर विभाजित कर दिया है कि इसे लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हर साल पक्षकार समझौते से और दूर होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी अपने माता पिता से कहीं अधिक कट्टरपंथी है और नफरत में पले बढ़े बच्चे शांति में विश्वास नहीं करते।
एकमात्र निश्चित बात यह है कि संघर्ष जारी रहेगा, लोग मरेंगे और बच्चों की नई पीढ़ियां दीवार के दूसरी ओर रहने वाले अपने पड़ोसियों से नफरत करते हुए और बदला लेने का सपना देखते हुए बड़ी होंगी। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस न करें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।